नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जंगिड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो कि अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखित हैं, इस पाठ का अध्ययन इस वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे और साथ ही इस पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, कक्षा 8, पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 और लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। साथियों, सबसे पहले पाठ को पढ़ने से पूर्व पाठ के बारे में जान लेते हैं कि पाठ के बारे में, अर्थात यहाँ पर जो इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना चाहा है। तो इस पाठ में लेखक अरविंद कुमार सिंह ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहा है कि भले ही संचार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की दुनिया निराली है। साथियों, इस पाठ के माध्यम से अरविंद कुमार सिंह, जो कि इस पाठ के लेखक हैं, यह आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में अधिकांश रूप में यह प्रश्न पूछा जाता है कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ किसके द्वारा लिखित है, तो हमें उत्तर मिलेगा अरविंद कुमार सिंह द्वारा। तो इन्होंने बताया है कि भले ही संचार के साधनों का जो दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा है, अर्थात जिनमें वृद्धि होती जा रही है, वह चिट्ठियों की दुनिया को जो है नहीं हटा सकती। चिट्ठियों की दुनिया जो है वह निराली है, अलग है। वर्तमान समय में भले ही फोन, एसएमएस, फैक्स, ईमेल आदि आधुनिक संचार साधनों ने अपना विशेष स्थान बनाया है, लेकिन ये पत्र के महत्व को कम नहीं कर सकते। पत्र स्थायी, भावनाप्रद व लिखित प्रमाण होते हैं। साथियों, इस पाठ में अर्थात चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में अरविंद कुमार सिंह ने हमें यह बताना चाहा है कि भले ही वर्तमान समय में संचार के आधुनिकतम साधन में वृद्धि हो रही है, वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं, जिनमें फ़ोन है, एसएमएस है, फैक्स है, ईमेल है और अभी हाल ही में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। इन सभी संदेश प्लेटफॉर्म पर हम अनेक प्रकार के संदेश भेजते रहते हैं और तुरंत ही कुछ ही क्षण में हमारे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। पर उन संदेशों का कहाँ तक महत्व है, अर्थात वो कहाँ तक उपयोगी हैं और हम कितने समय तक उनको सहेज कर रख सकते हैं, यह हमें नहीं पता है। क्योंकि जाने अनजाने या किसी भी प्रकार से उन्हें हम सहेज कर नहीं रख सकते हैं। वह हमारे भावों से नहीं जुड़े होते हैं, वह स्थायी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से अरविंद कुमार सिंह जी ने पत्र की दुनिया, अर्थात जो चिट्ठियों होती हैं, जो चिट्ठियों की दुनिया है, पत्रों की दुनिया है, उनका विशेष स्थान बताया है और उनके बारे में बताया है कि जो पत्र होते हैं, जो चिट्ठियां होती है, वह स्थायी होती हैं, अर्थात उन्हें स्थायी रूप से हम सहेज कर रख सकते हैं। वह भावनाप्रद होती हैं। भावनाप्रद का अर्थ है कि हमारे भावों से जुड़ी होती हैं। जब हम कलम से अपने भावों को अभिव्यक्ति देते हुए चिट्ठी लिखते हैं, तो उसमें हमारे भाव जो हैं उमड़ते हैं और पढ़ने वाला भी हमारे भावों को समझ पाता है। और यह लिखित प्रमाण भी होते हैं, अर्थात अनेक ऐसे पत्र हम आगे पाठ में पढ़ेंगे जो कि एक संग्रहालय में सहेज कर रखे गए हैं, जो कि लिखित प्रमाण स्वरूप आज भी हमारे इतिहास या विरासत की धरोहर मानी गई हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से मुख्य रूप से अरविंद कुमार सिंह ने चिट्ठियों की दुनिया को एक विशेष महत्व देते हुए, आधुनिक संचार साधनों से अलग मानते हुए इसे एक निराला ही माना है, इस दुनिया को एक निराला ही अंजाम दिया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अरविंद कुमार सिंह, यह आपको याद रखना है कि इस पाठ के लेखक हैं। अब हम पाठ पढ़ेंगे।
पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। साथियों, जो पत्रों की दुनिया है, लेखक बता रहा है कि वह भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब अर्थात जो है अलग तरीके की है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। लेखक कहता है कि पत्रों की जो दुनिया है वह अजीबोगरीब है, यानी अलग है, और उसकी उपयोगिता यानी उसका लाभ जो है हमेशा से बना रहा है, अर्थात उसके कई फायदे बने हुए हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। लेखक कह रहे हैं कि पत्र वे काम कर सकते हैं जो संचार के आधुनिकतम साधन। साथियों, संचार के आधुनिकतम साधन कौन से हैं? फोन है, एसएमएस है, ईमेल है, फैक्स हैं, व्हाट्सएप हैं, फेसबुक हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। तो जो पत्र काम कर सकते हैं वह ये संचार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते, ऐसा लेखक कहते हैं। पत्र जैसा संतोष, संतोष का अर्थ होता है चैन या संतुष्टि, फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है। यानी पत्र जो हमें संतोष देता है, जो हमें संतुष्टि प्रदान करता है, वह फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। एक सिलसिला का अर्थ होता है क्रम, यानी पत्र जो है एक नया क्रम शुरू करते हैं। और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद, तमाम यानी सारे विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। अर्थात साथियों, पत्र का महत्व भी है और यह जो है राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी मानी जाती हैं, क्योंकि इन्हें सहेज कर रख सकते हैं और प्रमाण स्वरूप इनको प्रस्तुत करके यह समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य, तमाम यानी सारा का सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी यानी एक अनोखी, जो सबसे अलग हो, उस प्रकार की भूमिका पत्र ने साहित्य के विकास में निभाई है और मानव सभ्यता के विकास में भी पत्रों ने अपनी एक अलग ही भूमिका निभाई है। ठीक है साथियों, अब आगे हैं पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। यानी जितने भी प्रकार के पत्र होते हैं उन सब का भाव जो है एक प्रकार का होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। यानी अलग अलग जगहों पर पत्र को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं और कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू कहते हैं और लेख कहते हैं तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि अनेक भाषाओं में, जो कि क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें भी पत्र को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आगे आपके एक प्रश्न पूछा जाएगा कि पत्र को विभिन्न भाषाओं में या कन्नड़ भाषा में, संस्कृत भाषा में, तेलुगु भाषा में या तमिल भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है, तब आपको यहाँ से जो है इसका जवाब ढूंढना होगा। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। साथियों, यादें यानी हमारी जो गुजरी हुई जो बातें होती हैं या गुजरा हुआ जो समय है, जिसे याद करके हम कभी प्रसन्न हो जाते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रसन्नचित्त यादें होती हैं उनसे हम प्रसन्न रहते हैं और जो दुखी यादें होती हैं या जिस समय हमने दुख सहा है तो वो हमें दुखी कर जाती हैं। तो पत्रों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति निरंतर पत्र लिखकर अपनी यादों को दूसरों को बताना चाहता है या बताता रहा है, तो उसके लिए वह जो है यादें जो हैं उसे वह सहेज कर रख सकता है। सहेजना अर्थात संभाल कर रख सकता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, संदेह यानी कोई शक नहीं है किसी को भी। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। साथियों, हर व्यक्ति लिखने में निपुण है जो पढ़ा लिखा है, पर उसकी लिखने की कला भी अलग अलग होती है। कोई पत्र किसी प्रकार लिखता है, कोई अलग तरीके से लिखता है, कोई अलग तरीके से लिखता है। तो उस प्रकार पत्र लिखने की कला भी अलग अलग होती है।
और हर एक के पत्रों का अपना दायरा भी होता है। दायरा यानी सीमाएं भी होती हैं कि हमें कितना पत्र लिखना है या कैसा पत्र लिखना है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशना अर्थात खोजना, तमाम यानी सारे के सारे ठिकानों तक पहुंचते हैं। ठिकाना अर्थात जहां पर निवास स्थान हो अर्थात पते पर पहुंचते हैं। यानी दुनिया में जो है अनेक सारे व्यक्ति अपनी अनेक प्रकार की लेखन कलाओं के माध्यम से और पत्रों के अपने दायरे के माध्यम से करोड़ों पत्र लिखते हैं, और जो पत्र होते हैं वह इन पतों को, इन ठिकानों को खोजते हुए दिन प्रतिदिन अपने पते पर पहुंचते रहते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत अर्थात पत्रों का कितना महत्व है, यह साबित होता है किस बात से कि भारत में जो है रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां जो हैं डाक में डाली जाती हैं। साथियों, जो चिट्ठियां होती हैं, जो पत्र होते हैं, वह डाक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर प्रेषित किए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा एक अलग विभाग बनाया गया है, डाक विभाग, जिसमें लोग डाक ऑफिस जाकर या डाक खाना जिसे कहते हैं, पोस्ट ऑफिस, वहां जाकर अपनी चिट्ठी डालते हैं। वहां से चिट्ठियां दूसरी जगह जाती हैं, वहां चिट्ठियों की छंटनी होती है, अलग अलग स्थानों की अलग अलग जगह पर अलग अलग खानों में रखी जाती हैं। फिर उन्हें एक बोरे में या किसी चीज में बंद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित की जाती हैं। इस प्रकार इनका यह एक क्रम होता है। तो इस प्रकार इस वाक्य से हम कह सकते हैं कि डाक विभाग जो है वहां पर जो है चिट्ठियां भारत में 4.5 करोड़ जो है रोज के हिसाब से डाली जाती हैं, और उसके हिसाब से चिट्ठियों का जो है बहुत ही महत्व है। आगे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 यानी 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक जो है संचार का साधन अर्थात अपने संदेश को पहुंचाने का जो साधन है वह केवल हरकारे रहे हैं, अर्थात रनर्स। हरकारे अर्थात जो पैदल चलकर अर्थात पैदल चलते थे और तेज गति से चलते हुए संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते थे, उन्हें हरकारे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हरकारे कहा जाता था। उसके बाद पहिए आए, अर्थात पहिए आने का मतलब है कि जो है परिवहन के साधन आए, पर रेलवे और तार ने भारी बदलाव आया। परंतु हरकारों ने हजारों सालों पूर्व तक जो है एक संदेश को दूसरे संदेश यानी दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया, लेकिन जो काम रेलवे और तार ने किया, तार अर्थात डाकघर ने किया और जो रेलवे ने किया, वह कार्य जो है इस दिशा में एक नया मोड़ था, अर्थात संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में रेलवे और तार का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। साथियों, यहाँ पर तार का अर्थ पत्र से ही है, जो कि डाक विभाग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यानी आज के समय की बात की जा रही है कि आज के समय में किस प्रकार जो है संदेश टेलीफोन द्वारा या वायरलेस अत्याधुनिक साधनों द्वारा और रेडार के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी में डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। अर्थात जब डाक विभाग और पत्रों की घटती हुई संख्या को लोगों ने देखा तो इसके सुधार के लिए अनेक प्रयास किए गए। उन्होंने देखा कि यह जो अत्याधुनिक साधन है, इनके माध्यम से
डाक की जो या चिट्ठियों की जो स्थिति है वह दिन ब दिन गिरती जा रही हैं, तो इसे सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गए, डाक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास किए गए। वह प्रयास कौन कौन से थे ये हम देख लेते हैं। आगे हैं, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए, पत्र संस्कृति यानी अपना संदेश पत्र के माध्यम से भेजने की संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अर्थात स्कूली पाठ्यक्रमों में जो है पत्र को शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। यानी पहले तो पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शामिल किया गया ताकि लोगों में पत्र संस्कृति विकसित हो, अर्थात पत्र लिखने की कला विकसित हो। और दूसरा, भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो है वह प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफी इस संबंध में प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग, यानी जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला यानी क्रम सन 1972 यानी 1972 से शुरू किया गया। यह आपको साथियों याद रखना है कि विश्व डाक संघ द्वारा पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किस आयु वर्ग के लिए और कब से शुरू किया गया, तो आपको इसका जवाब मिलेगा इसी गद्यांश में कि विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 1972 से यानी 1972 से शुरू किया है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही यानी आना और जाना प्रभावित हुई है। यहाँ पर लेखक यह कर रहा है यानी स्वीकार कर रहा है कि यह सही बात है कि खास तौर पर यानी विशेष तौर पर बड़े शहरों यानी जो महानगर हैं उनमें संचार साधनों के तेज विकास, यानी जो महानगर हैं वहां पर अत्याधुनिक संचार साधन उपलब्ध होते हैं, तो इसके कारण वहां पर पत्रों की जो आवाजाही है, अर्थात जो लोग पत्र भेजते हैं वह उन्होंने कम किए हैं, क्योंकि आधुनिकतम संचार साधनों के माध्यम से वह अपना संदेश पहुंचा देते हैं। तो लेखक मानता है कि महानगरों में और बड़े शहरों में जो है पत्र का जो संदेश जो पहुंचते हैं वह कम हुआ है। पर देहाती यानी जो गांव में जो लोग रहते हैं वह दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। यानी आज भी गांव में इतने अत्याधुनिक साधन विकसित नहीं है या उपलब्ध नहीं है कि वहां पर वह अत्याधुनिक साधनों के माध्यम से अपना संदेश पहुंचा सकें। लेखक कह रहा है कि देहाती दुनिया में यानी गांव में आज भी चिट्ठियों का महत्व बना हुआ है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आज के समय में यानी आधुनिक समय में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने जो है वो चिट्ठियों की तेजी को रोका है। अर्थात जिस प्रकार पहले चिट्ठियां जाती थी, लोग आपस में संवाद करते थे, उन्होंने अर्थात इन साधनों ने फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने इनको रोका है। पर व्यापारिक डाक का अर्थ होता है कि जो व्यापार के लिए या व्यापार के लेन देन के लिए जो पत्र व्यवहार किया जाता है उनकी संख्या आज भी लगातार बढ़ रही है, अर्थात बनी हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यापारिक डाक, विशेष रूप से व्यापारिक डाक में जो है चिट्ठियों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, आगे हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है अर्थात चिट्ठियों का सवाल है, अगर आप बारीकी अर्थात ध्यान पूर्वक से उसकी तह में जाएं, तह का अर्थ होता है उसकी गहराई में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। यानी यहाँ पर लेखक कह रहा है कि पत्रों का विशेष स्थान इसलिए भी है कि अगर हम पत्रों के बारे में गहराई से सोचें तो हमें मालूम पड़ेगा कि
प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई पत्र तो लिखता ही है, अगर खुद ना लिख पाता हो तो दूसरों से लिखवाया हो, और दूसरों से लिखाए हुए पत्र या पत्र के भेजने वाले का इंतजार जो है उन्होंने बेसब्री से किया हो, अर्थात बेचैनी के रूप में किया हो, बेचैन रहा हो पत्र के इंतजार में। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता का अर्थ होता है जानने की इच्छा से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। साथियों, हमारे सैनिक जो हैं, हमारे जो भारतीय जो जवान हैं, वह सरहदों पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, और उनके घर परिवार वाले जो हैं गांव में या शहरों में कहीं निवास करते हैं, तो उनकी साल संभाल के लिए वह पत्र लिखते रहते हैं या घर वाले उन्हें पत्र लिखते रहते हैं। क्योंकि वहां पर सरहदों पर आधुनिक संचार के साधन उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि उनसे खतरा भी बना रहता है, तो एक चिट्ठियां ही माध्यम है जो कि उन्हें उनके घर का संदेश पहुंचाती हैं कि वह बिल्कुल ठीक हैं, और घर वालों को भी एक जो है सांत्वना रहती है कि सरहदों पर हमारे बच्चे, हमारे पति या हमारे पिता जो हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो एक प्रकार से जो है जहाँ पर सैनिक होते हैं सरहदों पर, वह भी अपने घर वालों की चिट्ठी पाने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहते हैं, उनका संदेश जानने के लिए जो है बेचैन रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं। उनकी कोई मिसाल नहीं दे सकता, अर्थात उसका कोई उदाहरण नहीं है। एक दौर यानी एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। लेखक फिर यह भी कहता है कि एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे, लेकिन अब नहीं करते। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। अब इसका कारण भी यहाँ पर लेखक ने बताया है कि आजकल लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आज के समय में परिवहन साधन यानी जो सड़कों पर और पटरियों पर और जो आकाश में जो साधन चलते हैं, उनके माध्यम से जो है दूरी बहुत घट चुकी है। एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दूरी है बहुत घट चुकी है, तो बहुत ही कम समय में एक पत्र जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि पहले केवल एक चिट्ठी थी जिसके माध्यम से लोग अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया करते थे, परंतु आज के समय में अनेक ऐसे साधन विकसित हो चुके हैं जिनके माध्यम से लोग अपने संदेश पहुंचाते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संभाल कर यानी संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों। साथियों, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों अर्थात अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज कर यानी संभाल कर और संजो कर यानी जोड़ कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, अर्थात उन्हें संभाल कर एक साथ जो है जोड़ कर अर्थात इकट्ठी करके विरासत के रूप में अर्थात पूर्वजों से प्राप्त विरासत या थाती के रूप में जो है संभाल कर रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान अर्थात खोज का विषय है। ठीक है साथियों, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो पत्र हैं आज भी अपना महत्व रखते हैं। आज भी लोग पत्रों को इकट्ठा करके अपने पूर्वजों की विरासत मानकर उन्हें सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, संजो कर रखते हैं। आगे हैं, अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों का प्रेरणा देते हैं, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को अनेक पत्र लिखे।
जिसमें उन्होंने अपने देश के बारे में बताया, उन्हें अनेक शिक्षाप्रद बातें बताई थी, अपने देश के बारे में जानकारी दी थी। तो इसी प्रकरण को यहाँ पर लेखक ने जो है बताया है कि अगर उस समय संचार के अत्याधुनिक साधन उपलब्ध होते तो जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र नहीं लिखते, बल्कि उन संदेशों के माध्यम से सारी बातें बता चुके होते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, अर्थात संभाल कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यह एक पत्र की विशेषता बताई है कि पत्रों को जो हम सहेज कर रख सकते हैं, अर्थात संभाल कर रख सकते हैं, परंतु जो एसएमएस होते हैं, फोन के द्वारा जो शॉर्ट मैसेज सर्विस है अर्थात एसएमएस, उन संदेशों को हम जल्दी ही भूल जाते हैं या हमारे मोबाइल से वह डिलीट भी हो जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, यह प्रश्न किया यहाँ पर कि कितने संदेश हैं जिन्हें आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार यानी याद रहने वाली बातें या धरोहर यानी पूर्वजों से प्राप्त जो अमानत है उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। यानी अनेक ऐसी महान हस्तियां हैं, यानी बड़ी बड़े लोग हैं जिनकी सबसे बड़ी विरासत है अपने पूर्वजों द्वारा लिखे गए पत्र। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। यानी अगर भारत में बात करें, भारतीय पुरुषों की बात करें या भारतीय लोगों की बात करें, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो पत्र के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे, अर्थात सभी पत्र वह सुरक्षित रखते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय, तमाम यानी दुनिया के सारे संग्रहालय जितने भी हैं, जानी मानी हस्तियों के पत्र का अनूठा संकलन भी है। यानी दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जो महान हस्तियां हैं और उनके द्वारा जो पत्र सहेज कर रखे गए हैं, वह उन संग्रहालयों में रखे गए हैं लोगों को दिखाने के लिए। और संग्रहालय जो है वो एक पत्रों की अनूठी जो है संकलन बना हुआ है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने और समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए हैं। यानी भारत में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय जो महासंग्राम भारतीय लोगों में और अंग्रेजों के बीच चल रहा था, तो कुछ अंग्रेज अफसरों ने जो है अपने परिवारजनों को यानी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो पत्र लिखे, वो आज जो है बहुत ही महत्व की पुस्तकों के रूप में छप चुके हैं और उनका बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। अर्थात कहा है कि जो संग्राम चला था भारत की आज़ादी के लिए, जैसे 1857 की क्रांति थी और महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, 3 आंदोलन, जिनमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन 4 आंदोलनों में जो जमीनी मजबूती थी, अर्थात किस प्रकार जो है लोग जमीन से जुड़े हुए अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह उन पत्रों के माध्यम से जो अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को ब्रिटेन या इंग्लैंड को लिखे थे। उन्होंने उसमें जिक्र किया होगा कि हम किस प्रकार यहाँ पर बहुत ही संघर्ष रूप में जीवन जी रहे हैं, तो यह एक संग्राम की जमीनी मजबूती को दर्शाता है। आगे हैं, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। साथियों, यह महत्वपूर्ण पंक्ति है कि महात्मा गांधी को जो पत्र लिखे जाते थे वो केवल महात्मा गांधी इंडिया के नाम से लिखे जाते थे। साथियों, जब व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो वो केवल नाम से ही जाना जा सकता है, पता तो सबका सभी को मालूम हो जाता है कि वह कहाँ रहते हैं। तो महात्मा गांधी जी को जो दुनिया भर से पत्र आते थे वो केवल महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। अर्थात आजादी के आंदोलन के जो दिग्गज हस्तियां थी, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, लाला लाजपत राय भी थे, तो उनको भी जो है उनके साथ भी ऐसा ही था
गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, अर्थात उनके समान कोई नहीं था पत्रों का जवाब देने में। जवाब यानी उत्तर देने में, यानी देश दुनिया से अनेक प्रकार के पत्र गांधी जी को प्राप्त होते थे और गांधी जी उनका जवाब बहुत ही तुरंत देते थे, आसानी से देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे, यानी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अर्थात गांधी जी उसी समय जो है पत्र का जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, यानी वह स्वयं जो है पत्र लिखते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, अर्थात जब उनका राइट हैंड यानी जो दाहिना हाथ है वह दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। यानी अगर राइट हैंड दर्द कर रहा है तो वो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव मिल जाते हैं। यानी जिन लोगों ने अपनी समस्या जानने के लिए इन्हें पत्र लिखे और इन्होंने वापस उन्हें पत्र लिखे, तो वह पत्र आज भी लोगों के पास मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। यानी जिन लोगों ने गांधी जी या स्वतंत्रता आंदोलन के जो तमाम नायक थे, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको जिन्होंने पत्र लिखे और उनके द्वारा जो वापस भेजने वालों को पत्र लिखे गए, वह किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं वह लोग मानते हैं। प्रशस्ति पत्र यानी एक सम्माननीय पत्र जो सम्मान का प्रतीक हो, उसके रूप में उन्होंने उन पत्रों को सहेज कर रखा है। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है, अर्थात उनको एक लकड़ी की 4 कोने की फ्रेम में जो है कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। इन लेखक कह रहा है कि यह होता है पत्रों का जादू, कि लोग उसे किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और उन पत्रों को फ्रेम कराकर अपने घर में टंगा कर रखते हैं। यह होता है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यह भी एक पत्रों का महत्व बताते हुए लेखक कह रहा है कि केवल यही नहीं कि लोग प्रशस्ति पत्र या फ्रेम कराकर पत्रों को रखते हैं, बल्कि पत्रों की जो है अनेक भाषाओं में जो है इनकी किताबें भी छप चुकी हैं। आगे हैं, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज यानी कोई जो जरूरी कागजात होता है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पत्रों को दस्तावेज से कम नहीं बताया यहाँ पर लेखक ने। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यानी ये पत्रों को मिलाकर लिखी गई पुस्तकें हैं, जिनमें पहली पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, दूसरी निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, लिखियो यानी लिखा है कहा, और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती। ये 3 ऐसी पुस्तकें हैं जो कि पत्रों पर आधारित हैं, पत्रों के माध्यम से लिखी गई हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद महान कहानीकार माने जाते हैं। खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक का अर्थ होता है शिक्षाप्रद। नए जो लेखक होते थे, जो नए नए लिखना शुरू करते थे, उन्हें वह बहुत ही शिक्षाप्रद जवाब देते थे उनके पत्रों का, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद रहना यानी सतर्क रहना, यानी जैसे ही पत्र प्राप्त होता उसका जवाब लिख देते थे, मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं, यानी शिक्षाप्रद हैं, जो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र लिखे हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 यानी 1915 से 1941 यानी 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मनोदशा यानी वहाँ के हालात के बारे में, और लेखा जोखा यानी हिसाब किताब। यानी महात्मा गांधी और कवि के नाम से जो है एक पत्राचार, एक संग्रह प्रकाशित हुआ, जो कि महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में
1915 से 1941 के बीच हुआ था। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ, यानी 1947 के बाद में ही पत्र का विकास हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल, यानी जिसकी अच्छी इज्जत हो या जो वर्तमान में ज्यादा प्रचलित हो, डाक विभाग की ही है। यानी जो सरकारी विभाग हैं उनमें सबसे अधिक जो है गुडविल किसकी है, यानी अच्छी इमेज किसकी बनी हुई है, वह है डाक विभाग की। आगे है डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। यह भी एक पत्र की विशेषता हो गई कि यह पत्र जो है लोगों को जोड़ने का काम करता है, और डाक विभाग जो है वह भी पत्रों को प्रेषित करके जो है एक जोड़ने का काम करता है लोगों को। घर घर तक इसकी पहुंच है, अर्थात डाक विभाग की पहुंच है, वह घर घर जाकर चिट्ठियां प्रेषित करता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। हैसियत यानी जो उसकी औकात है, जो चिट्ठियों की जो औकात है, जो इज्जत है, वह बरकरार है, यानी अभी भी कायम है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों, आलीशान यानी बहुत ही सुंदर हवेलियां हों, या फिर झोपड़पट्टियों यानी जो झोपड़पट्टियां जो बनी हुई होती हैं में रह रहे लोग, दुर्गम, दुर्गम यानी जहां जाना कठिन हो, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढाणियों, ढाणियां अर्थात जो घर होते हैं जो दूर दूर बसे होते हैं, ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। यानी कह रहे हैं कि किस प्रकार खतों का महत्व है, चाहे कोई शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों में रह रहा हो, कोई झोंपड़पट्टी में रह रहा हो, या कोई दुर्गम जंगलों से घिरे गांव में हो, या बर्फबारी के बीच कोई पहाड़ों पर रह रहा हो, या समुद्र तट पर मछुआरों के रूप में रह रहा हो, या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में हो, उन्हें आज भी जो है खत का बेसब्री से इंतजार रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। यानी जो भारतीय डाकघर जो है जो पत्रों का आदान प्रदान करता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, वहां जो है करोड़ों लोग जो है अपने खत और अन्य सेवाओं के लिए वहां पर इकट्ठे होते हैं। और इसकी बहुआयामी यानी जो है अत्यधिक भूमिका नजर आ रही है। यानी डाक विभाग की पत्रों के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। यहाँ डाक विभाग की एक नई सेवा जो है मनी ऑर्डर के बारे में बताया है कि मनी ऑर्डर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे पहुंचाने का जो कार्य होता है वह मनी ऑर्डर के माध्यम से डाक विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसे पहुंचाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि दूर देहात यानी जो दूर देहातों में यानी गांव में जो लोग रहते हैं जहां पर बैंक वगैरह नहीं है, वहाँ लाखों गरीबों के जो घरों के चूल्हे हैं, अर्थात जो घरों में जो खाना बनता है वह मनी ऑर्डर के द्वारा पहुंचाए गए पैसों के माध्यम से ही चलता है या बनता है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। डाकिया यानी जो डाक को एक स्थान से यानी पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने का कार्य जो करता है वह डाकिया कहलाता है। वह आज भी जो है गांवों में या गरीब बस्तियों में किस नाम से पुकारा जाता है? देवदूत यानी ईश्वर का संदेश देने वाला। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति के लिए अपने परिचित या अपने पुत्र, अपने भाई, अपने पिता की जो है चिट्ठी या उसका मनी ऑर्डर प्राप्त होना एक प्रकार से उनके लिए ईश्वर के समान है, क्योंकि इन्हीं से उसका जो है उनका घर का चूल्हा जलता है, वह आराम से खाना खा पाते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इस पूरे पाठ में अरविंद कुमार सिंह ने हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के माध्यम से चिट्ठियों का अनूठा होना अलग अलग प्रकार से बताया है
कि किस प्रकार चिट्ठियों का आज भी महत्व बना हुआ है और चिट्ठियों को पहुंचाने वाला जो सरकारी विभाग है, डाक विभाग, वह भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे आज के समय में आधुनिक संचार साधनों का कितना ही विकास क्यों ना हो जाए, पर चिट्ठियां एक स्थायी साधन है, भावनाप्रद है और एक लिखित प्रमाण के रूप में आज भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ पूर्ण होता है। अब इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न, पत्र किसे कहते हैं? लोग उनका बेसब्री से इंतजार क्यों करते हैं? आपको अभी बताया भी गया था पाठ में, आपको इसका जवाब देना है। दूसरा प्रश्न, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उसका भी जवाब आपको बताया गया है। तीसरा प्रश्न, पत्र को भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में किन किन नामों से जाना जाता है? चौथा प्रश्न, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? ये बीच में पाठ में आया हुआ है कि क्या क्या प्रयास किए गए पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए। पांचवा प्रश्न, विशेष पत्रों को सहेज कर क्यों रखा जाता है? यानी जो गांधी जी के द्वारा जो पत्र लिखे गए या पंडित नेहरू द्वारा जो पत्र लिखे गए या अंग्रेज अफसरों द्वारा अपने ब्रिटेन परिवार वालों को जो पत्र लिखे गए, वह विशेष पत्र हैं, उनको सहेज कर क्यों रखा जाता है? इसका जवाब भी आपको देना है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ पूरा हुआ। इस पाठ या इस वीडियो को बनाने के लिए जितनी भी सामग्री प्रयोग की गई हैं वह एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं और अनेक जानकारी गूगल यानी अनेक वेबसाइट से भी प्राप्त की गई हैं, तो उनका भी विशेष तौर पर धन्यवाद मैं देता हूं। इस प्रकार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।